रेंट एंड टैक्स P&L डेबिट, सैलरी एंड वेजेस P&L डेबिट, डेटर असेट्स, क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैंक लोन एट द रेट 14% पर एनम, और बैंक लोन का अमाउंट है 20,000। बैंक लोन पर इंटरेस्ट का हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है, ये पहले से ही माइंडसेट बनाकर चलो। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद डिसीजन लेंगे कि ये हिडन एडजस्टमेंट है या ओपन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट मतलब छुपा हुआ एडजस्टमेंट। यहाँ लोन 14% पर एनम पर है, बट लोन लेने की डेट नहीं दी है, इसलिए हमें एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, अपन डिसीजन इसका बाद में लेंगे। बैंक इंटरेस्ट, ये उसी बैंक लोन का बैंक इंटरेस्ट है जो आपने पे कर दिया, क्योंकि ये डेबिट में दिख रहा है 1100 रुपए। ये कहाँ आ जाएगा, P&L डेबिट। ठीक है, अभी डिसीजन मत लो, अभी डिसीजन मत लो। क्या डिसीजन मत लो सर? 20,000 का 14% सर 2800 होता है, पेड 1100 हुआ, 1700 आउटस्टैंडिंग। नहीं बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ये गलत हो सकता है लोन 9 महीने का ही हो, इसलिए पूरा पढ़कर डिसीजन लेंगे। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट P&L डेबिट में आएगा, अभी आउटस्टैंडिंग की कोई बात हमने नहीं की। प्रिंटिंग स्टेशनरी P&L डेबिट में, बैंक बैलेंस असेट्स, डिस्काउंट अर्न P&L क्रेडिट, फर्नीचर असेट्स, डिस्काउंट अलाउड P&L डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस P&L डेबिट, इंश्योरेंस P&L डेबिट, पोस्टेज टेलीग्राम P&L डेबिट, कैश बैलेंस असेट्स, ट्रेवलिंग एक्सपेंस P&L डेबिट, ड्राइंग कैपिटल से माइनस। डन बेटा जी, सब कुछ क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो रेस्ट कर लो। ठीक, चलो अब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। भाई कैमरा जिसका भी बंद चालू है बंद कर लो यार। चलो, among the debtor 3,000 due from Ram, among the debtor मतलब सॉरी इंक्लूडेड अमंग्स द डेटर, डेटर में इंक्लूड है 3,000 ड्यू फ्रॉम राम, राम से 3,000 लेना, एंड इंक्लूडेड अमंग द क्रेडिटर 1,000 ड्यू टू हिम, हिम मीन्स राम, उसी राम को 1,000 देना, वो क्रेडिटर में इंक्लूड है। जल्दी बताओ इफेक्ट। बहुत बढ़िया। एक ही व्यक्ति से कुछ पैसा लेना है, उसी को कुछ पैसा देना है। लेने वाली अमाउंट और देने वाली अमाउंट दोनों में से जो छोटी अमाउंट है उसको डेटर और क्रेडिटर दोनों से लेस कर दे। राइट है, ये हमारी एडजस्टमेंट शीट का 15 नंबर एडजस्टमेंट है। एक ही व्यक्ति से कुछ पैसा लेना है, ठीक है ना, यहाँ पर पढ़ो, अमंग डेटर ₹3,000 ड्यू फ्रॉम राम, मतलब 3,000 राम से लेना, इंक्लूडेड अमंग द क्रेडिटर 1,000 ड्यू टू हिम, 1,000 राम को देना। देने और लेने वाली अमाउंट में से जो छोटी अमाउंट हो, 3,000 या 1,000, जो कम हो, 1,000 कम है, 1,000 डेटर से भी लेस, 1,000 क्रेडिटर से भी लेस। डन। किस नाम से? बहुत सारे बच्चों ने नाम भी लिखा है, कॉमन डेप्ट, इसे बोलेंगे कॉमन डेप्ट। डन। चलो, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेप्ट टू बी क्रिएटेड एट 5%। एक बार सब बता दो इसको कब बनाने को बोला है मैंने। ये छोटी छोटी बातें मैं सब रिकॉल करवा दूंगा आपको, और अब अच्छे से, अब ये लास्ट चांस है, अब कभी नहीं होगा, अब सीधे आपको एग्जाम में फेस करना है। लिखते जाओ कॉपी में, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वार्निंग, जिसको जो चीज याद नहीं आए कॉपी में लिखते जाओ, एक पेज अलग बना लो कि ये टिप्स हैं, हमेशा लास्ट में बनाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना। BDR स्टार्टिंग में दो, मिड में दे, लास्ट में दे, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद बनाएंगे, बस एक बार।
इसको भी पेंडिंग छोड़ दिया हमने, ठीक है ना। इसके बाद वाला भी लास्ट में ही जाएगा। चलो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% शैल बी रिटर्न ऑफ। तो ये फर्नीचर की वैल्यू कहाँ है देख लो। फर्नीचर ये रहा 5,000, तो 5,000 का 10% 500 रुपए पी एंड एल डेबिट में, और फर्नीचर से लेस। पर्सनल परचेस ऑफ हरी 600 हैड बीन रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। मतलब हरी ने अपने घर के लिए कोई सामान खरीदा था और वो परचेस में इंक्लूड है। तो आपको इफेक्ट मालूम है, परचेस से लेस और कैपिटल से भी लेस। ये डिस्काउंट वाला इफेक्ट बाद में बताऊंगा बेटा, अभी रुक जाओ। परचेस से लेस और ड्राइंग कैपिटल से भी लेस ड्राइंग बन जाएगा ये, है ना। चलो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शेल बी प्रोवाइडेड फॉर होल ईयर, लिख दिया इसने। अब बात को समझना, सपोज ये कुछ नहीं लिखता, है ना, तो यहां पर इस लोन को आप पहले दिन से अज्यूम करें। अगर लोन के साथ रेट दिए, डेट नहीं दिए, तो ये लोन बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ऐसा अजम्पशन लो। आप चाहो तो नीचे अजम्पशन नोट लगा दो, बट ये आपकी कोई अनकॉमन अजम्पशन नहीं है, बिल्कुल कॉमन अजम्पशन जिससे इंडिया का सारा ऑथर अपना क्वेश्चन सॉल्व करता है, मैं वो बता रहा हूं। और ये बात आप सिंगल एंट्री के लिए भी याद रखना, ये पॉइंट आपका सिंगल एंट्री चैप्टर पर भी अप्लाई होता है। तो बैंक लोन 14% है, उसका पूरे साल का इंटरेस्ट लेना है, तो 20,000 का 14% होता है 2,800, और यहां पेड है 1,100। एक और थॉट याद करो, जो एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर आप पेड कर दोगे वही ट्रायल बैलेंस में आएगा। ट्रायल बैलेंस में जो भी एक्सपेंस आपको दिख रहा है, अंडरस्टूड मानना वो पेड है। तो 1,100 रुपए इंटरेस्ट पेड है, जबकि पेड होना था 2,800 रुपए, 20,000 का 14%, तो रिमेनिंग 1,700 रुपए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। 1,700 रुपए आउटस्टैंडिंग आपको रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड करना है और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखना है। ठीक बेटा जी, ये भी क्लियर हो गया होगा सबको। आगे आ जाओ। Quarter of amount of printing and stationery expense to be carry forward to next year। भैया आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसे निकल रहा है, 20,000 का लोन है, 14% उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 20,000 का 14% कैलकुलेट करो। ये आईफोन वाला जो भी पूछ रहा है इसका नाम नहीं लिखा है बेटा, मैं तेरे को ही समझा रहा हूँ। 20,000 का 14% निकालो, 2,800 रुपए, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट देखो कितना लिखा है, 1,100। ये 1,100 मतलब ये पेड है। अब 2,800 में से 1,100 पेड हो गया ना, तो रिमेनिंग 1,700 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है बेटा, इसको ऐसे पी एंड एल में नहीं लिखना है, ये तेरे को समझा रहा हूं मैं। ये 1,700 आउटस्टैंडिंग आ गया। अब पी एंड एल में टू इंटरेस्ट 1,100 लिखा, ठीक है ना, इसमें आउटस्टैंडिंग 1,700 ऐड, 2,800 बाहर, राइट। और ये 1,700 बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आ गया भैया। आईफोन आईफोन तेरे को समझ में। हाँ, देखो बेटा, एडजस्टमेंट शीट से जो एडजस्टमेंट मैंने एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस में समझाया था, वो आपका यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के रेफरेंस में आ गया। ठीक है ना। जो एडजस्टमेंट मैंने आपको, ये क्वेश्चन स्क्रीन से बाहर हो रहा है क्या बेटा? क्वेश्चन स्क्रीन से बाहर तो नहीं हो रहा है ना? हाँ अगर ठीक है। तो ये जो मैंने एडवर्टीजमेंट समझाया था वो प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए आ गया। क्या बोल रहा है, क्वार्टर ऑफ अमाउंट। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, राइट है। क्वार्टर ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर जस्ट लाइक प्रीपेड। कई बच्चों ने इसका आंसर प्रीपेड बोला है, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। अब इसको 1/4 को अगले साल ले जाना है। इधर आओ, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना, 14,400। 14,400 का 1/4 कितना होता है, 3,600। ये 3,600 प्रीपेड हो गया, राइट है। पी एंड एल डेबिट में लिखेंगे टू प्रिंटिंग स्टेशनरी 14,400, उसमें से 3,600 लेस कर देंगे,
ये 10,800 पी एंड एल डेबिट में बाहर आ गया। 3600 का पहला इफेक्ट प्रिंटिंग स्टेशनरी से लेस, और फिर ये 3600 बैलेंस शीट एसेट्स में चला जाएगा, प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलो अगला पॉइंट क्या है, क्रेडिट परचेस इनवॉइस अमाउंटिंग 400 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। क्रेडिट परचेस क्लियर लिख दिया, 400 बुक में लिखना भूल गए, एक उधार माल खरीदा बुक में एंट्री करना भूल गए। जल्दी इफेक्ट बताओ। दिशानी का कुछ आंसर आ गया भैया पहले ही। परचेस में भी ऐड और क्रेडिटर में भी ऐड, बिल्कुल सही आंसर है। उधार माल खरीदा है तो उधार माल हमेशा क्रेडिटर से खरीदते हैं, तो आपने एंट्री भूल गए आप। अभी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ रहे हैं, उससे भी यही चीज सामने आ रही है, परचेस टू क्रेडिटर, नया इफेक्ट हो जाएगा। तो परचेस में भी ऐड और क्रेडिटर में भी ऐड, राइट है। कई बच्चों का क्वेश्चन आ जाता है सर किस नाम से ऐड करें, न्यू परचेस, बस एड 400 न्यू परचेस, है ना। और क्रेडिटर में भी न्यू परचेस, मतलब हमारे लिए ओमिटेड ट्रांजेक्शन जब अभी रिकॉर्ड करते तो एक तरह का नया परचेस हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक 78,600 इफेक्ट सबको मालूम है। अब बेटा जी हम बीडीआर की बात कर लेते हैं। हमने 8 एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, आठों पढ़ लिए। तो आठों को पढ़ने के बाद ये समझ आया कि डेटर पर सिर्फ ये 1,000 वाला एडजस्टमेंट इफेक्ट कर रहा है बेटा जी, ठीक है ना। डेटर पर सिर्फ 1,000 वाला एडजस्टमेंट इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ऊपर से उठाओ डेटर, ट्रायल बैलेंस में डेटर कितना दिया हुआ है, ये रहा 24,000। अब 24,000 डेटर में से सारे एडजस्टमेंट का इफेक्ट देने के बाद नेट डेटर आता, तो आपका एक ही एडजस्टमेंट है, 1,000 कॉमन डेप्ट लेस होगा, राइट। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट बेटा डेटर को इफेक्ट नहीं कर रहा है। अब 24,000 में से ये 1,000 कॉमन डेप्ट लेस कर दिया, कितने बचे, 23,000। इस 23,000 का 5%, 1,150, ये न्यू बीडीआर हो गया। नेट डेटर का 5%, 24,000 डेटर ट्रायल बैलेंस में है, 1,000 कॉमन डेप्ट लेस किया, 23,000 नेट डेटर आया, और 23,000 का 5%, 1,150 न्यू बीडीआर हो गया, ठीक है। पी एंड एल डेबिट डेटर से लेस। अब एडजस्टमेंट में देखो यहां पर बोल रहा है एंड फॉर डिस्काउंट 2% ऑन डेटर, 2% डिस्काउंट ऑन डेटर भी बनाना है, तो डेटर में से न्यू बीडीआर भी लेस कर देते हैं, ठीक है ना। जो नेट डेटर अभी हमने निकाला ना, उसमें से न्यू बीडीआर भी लेस कर देंगे, ठीक है। अब जो आया वो आपका नेट डेटर फ्रॉम डिस्काउंट पॉइंट ऑफ व्यू। नेट डेटर न्यू बीडीआर के लिए अलग होता है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए अलग होता है। तो ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का न्यू नेट डेटर आ गया। और अब इस 21,850 का 2%, ये कितना हो जाएगा, 437, ठीक है ना। ये 437 आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक भैया, जिसको याद नहीं रहा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी चीजें अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। मतलब दो चार पांच होंगे ऐसे जिनको अभी भी ये नया लग रहा है, बाकी मैं होपफुल हूँ सभी बच्चों के लिए कि उनको ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब मैं इसमें एक और बात बता देता हूँ आपको, अच्छे से समझ लो। यहाँ क्वेश्चन में नहीं हो पॉइंट, लेकिन हम तो नॉलेज लेने के लिए बैठे हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना। चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना भैया, ये बीडीआर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का ले लेना, बाद में आपको दिक्कत ना आए क्वेश्चन करने में। देखो ये जो एडजस्टमेंट लिखा है ना, इसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं। क्या, ये रहा, BDR created 5% and for discount at the rate of 2% on sundry debtor and sundry creditor। मान लो ऐसा पॉइंट होता, अभी नहीं है आप मत करना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब आपका क्रेडिटर अमाउंट है 14,800, ठीक है। आपको 2% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी बनाना है। किसका 2% बोला था मैंने, नेट क्रेडिटर का। नेट क्रेडिटर
वैसे तो क्रेडिटर पर रेयरली कोई एडजस्टमेंट इफेक्ट हुआ, लेकिन ये एक ऐसा आइडियल क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रख लो कि इसमें क्रेडिटर वाले दोनों एडजस्टमेंट इफेक्ट हो गए। ठीक है, इसमें दोनों इफेक्ट आ गए। 14,800 आपका क्रेडिटर है, 1,000 रुपए आपको कॉमन डेप का लेस करना है। कौन सा? वो जो राम वाला अमाउंट है, डेटर से 1,000 लेस, क्रेडिटर से भी 1,000 लेस। और 400 रुपए का एक परचेस इनवॉइस जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसको क्रेडिटर में ऐड करना है। ठीक है, अब बताओ ये कितना बचा? 24,200, सॉरी 14,200। 14,800 में 1,000 कॉमन डेप लेस कर दिया क्रेडिटर में से, और न्यू परचेस 400 ऐड कर दिया, 14,200। और इस 14,200 का 2%। अगर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इस क्वेश्चन में आता, तो बेटा जी वो 284 आता। ये चीज अपने दिमाग में रख लो। भले ही क्वेश्चन ने नहीं पूछा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको याद रहेगा। ठीक बेटा जी, चलो, ये पूरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। किसी को कोई भी डाउट है, ठीक है ना, वो लोग डाउट पूछ लो भैया। जल्दी टाइप कर देना जिसको जो भी डाउट है। चलो, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी नहीं है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का एक इफेक्ट क्रेडिटर से लेस, और दूसरा इफेक्ट पी एंड एल क्रेडिट में भैया। डिस्काउंट ऑन डेटर पी एंड एल डेबिट, डेटर से लेस। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर पी एंड एल क्रेडिट और क्रेडिटर से लेस। भैया खिलाड़ी क्या कहना चाह रहा है? भैया खिलाड़ी, तेरी बात समझ नहीं आई। तो भैया कैलाश जी, तीन खिलाड़ी जी, तो तीन चार एडजस्टमेंट है तो तीनों चारों का इफेक्ट देंगे। अगर तीन चार एडजस्टमेंट हैं तो तीनों चारों का इफेक्ट देंगे। बेटा जी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा ना, मैंने अभी स्किप किया है। ये आरटीपी में 5 बार रिपीट हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन आरटीपी में 5 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, अभी कॉमन क्वेश्चन पर अपनी बात कर रहे हैं हम। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मे 19 का। फॉलोइंग आर द balances on 31st March 19 extracted from the books of XYZ। आपको वही ट्रायल बैलेंस बनाकर दिया है। प्लांट एंड मशीन असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, बैंक ओडी लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी, ड्राइंग कैपिटल से लेस, परचेस ट्रेडिंग डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, बीडीआर पी एंड एल क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। भैया ट्रायल बैलेंस में दिया है, पहली बार शायद हम ऐसा पढ़ रहे हैं। बीडीआर ट्रायल बैलेंस में दिया है, ओल्ड बीडीआर है, अच्छे से आप लोग जानते हैं, पी एंड एल क्रेडिट में आएगा। भैया इसके बारे में एक बार अपना व्यू बता दो चैट में जल्दी से। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कहाँ जाएगा? पी एंड एल क्रेडिट में जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बेटा जी, जैसे ओल्ड बीडीआर पी एंड एल क्रेडिट में जाता है, जैसे ये भी ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है। अच्छे से ध्यान रखना, हम जो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़कर आए, यहां पर 2% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है। बेटा ये न्यू है, इसका इफेक्ट अपन ने अभी समझा, राइट है। ये ओल्ड है,
जैसे ओल्ड बीडीआर पी एंड एल क्रेडिट में जाता है, वैसे ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पी एंड एल क्रेडिट में जाता है। ये सब लोग ध्यान रखना जिन्हों को ये चीज पहले नहीं मालूम थी। ठीक है, चलो। हाँ जी, पहले उसने डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर पूछा था। उसने डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर पूछा है तो वो अपने लिए लॉस ही तो पी एंड एल क्रेडिट में क्यों जाएगा? बेटा जी, डिस्काउंट क्रेडिटर से मिलता है और क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है, इसलिए वो पी एंड एल क्रेडिट में जाता है। हमने दिया नहीं है, हमें मिलेगा। अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो पी एंड एल डेबिट में आएगा। अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ट्रायल बैलेंस वाला क्रेडिटर का डिस्काउंट पी एंड एल डेबिट में आएगा। ठीक है, चलो। डेटर, असेट्स, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, बैड डेप्ट पी एंड एल डेबिट, बैड डेप्ट रिकवर्ड पहले भी फाइनल अकाउंट में पड़ा था, अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पॉइंट आया था, वापस फाइनल अकाउंट में आ गया। बैड डेप्ट रिकवर्ड मतलब पिछले साल या बिफोर लास्ट ईयर जो अमाउंट बैड हो गया था, आज उसकी रिकवरी हो गई। कोई अमाउंट पास्ट में बैड डेप्ट माना था, तभी आज उसकी रिकवरी हुई है। ठीक है ना, इसलिए बैड डेप्ट रिकवर्ड नाम दिया है। तो जब पास्ट में बैड डेप्ट हुआ था, उसको लॉस मानकर उस अकाउंट को जीरो कर दिया था। अनएक्सपेक्टेड रिकवरी होती है बेटा, कोई एफर्ट नहीं लगाता है कोई भी रिकवरी के लिए, अपने आप पैसा आता है, तो इसे अकाउंट ने गेन माना है। दिस इज गेन फॉर बिजनेस, और गेन है इसलिए पी एंड एल क्रेडिट में आएगा। ठीक बेटा जी। सैलरी पी एंड एल डेबिट, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल जल्दी बताओ कहां आएगा? सैलरी पेबल, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, लाइबिलिटी में आएगा। जो लोग चुपचाप सुन रहे हैं बेटा, सब रिएक्ट करो आप। एक्चुअली मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन करता हूं, आपकी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी और मुझे एक लेवल समझ में आ जाता है। हाँ, फिर से सुन लेना जिनको ये चीज याद नहीं है। अगर कोई एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, ये चार एडजस्टमेंट अगर आपका क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में देता है तो उसका सिंगल इफेक्ट होता है, और वो सिंगल इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है। ये बात बहुत अच्छे से नोट्स के क्वेश्चन से समझा था, आज ये पॉइंट फिर से यार रिपीट हो गया है। किसी ने पूछा क्यों, तो उसका लॉजिक ये है भैया। ठीक है, प्रीपेड रेंट, अगेन प्रीपेड रेंट है तो ये बैलेंस शीट असेट्स में चला जाएगा। बहुत बढ़िया। रेंट, अब फिर से एक रूल समझ लेना, सुन लेना, चार आइटम याद रखो। रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट और कमीशन। ठीक है ना, रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ये चारों डीएल नेचर होती है, मतलब ये पेड भी होती है और रिसीव भी होती है। ठीक है, इनके आगे पेड लिख दे, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड। पेड वर्ड लिखा है तो पी एंड एल डेबिट, डेबिट लिखा है पी एंड एल डेबिट, पेड या डेबिट लिखा है मीन्स पी एंड एल डेबिट। और अगर इनके साथ रिसीव्ड या क्रेडिट वर्ड लिखा है तो ये पी एंड एल क्रेडिट। अगर इनके साथ रिसीव्ड या क्रेडिट वर्ड लिखा है तो पी एंड एल क्रेडिट। डन। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट की लोकेशन देखो कहां है। ट्रायल बैलेंस सिस्टमेटिक बना हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, डेबिट क्रेडिट क्लियर। ठीक है ना, देखो टोटल लगी हुई है, सिस्टमेटिक ट्रायल बैलेंस है। अगर इसमें डेबिट है तो पी एंड एल डेबिट, क्रेडिट है तो पी एंड एल क्रेडिट। लेकिन दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये वाला पूरा ध्यान से देखो, ट्रायल बैलेंस बनाकर नहीं दिया है। ध्यान से देखो, ट्रायल बैलेंस बनाकर नहीं दिया है। सर ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ना बेटा कैसी बात कर रहा है तू?
ये डेबिट, लेकिन ये क्रेडिट है, ये फिर क्रेडिट आ गया, ठीक है ना। फिर ये डेबिट आ गया, डेबिट आ गया, डेबिट आ गया, डेबिट आ गया, सेल आया था यहाँ कहीं, नहीं अभी नहीं आया, ठीक है ना। अब यहाँ डेबिट क्रेडिट सब मिक्स है, मतलब ये ट्रायल बैलेंस बनाकर नहीं दिया है। और बेटा जब रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन इनके साथ कुछ भी ना लिखे तो इसे हमेशा पी एंड एल डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। काफी बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया, बिल्कुल सही आंसर है। अगर रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ना तो इनके साथ पेड रिसीव लिखा है, ना डेबिट क्रेडिट लिखा है, और ना ही ट्रायल बैलेंस बना कर दिया है, तो रेंट पेड, ठीक है, ये अजम्पशन है। और कोई भी गलत चीज अजम्पशन नहीं लिया हमने, हर अजम्पशन के पीछे का लॉजिक, तो ये अजम्पशन मानकर आप पी एंड एल डेबिट में लिखेंगे। किसी ने बोला सर अजम्पशन ही लेना है तो मैं रेंट रिसीव अज्यूम कर लूं, बेटा तेरी अजम्पशन अनकॉमन हो गई, ना तो तेरा फाइनल अकाउंट टैली होगा और वो क्वेश्चन भी रॉन्ग माना जाएगा। अगर इनके साथ कुछ नहीं लिखा है तो इनको पैड अज्यूम करेंगे, दैट्स फिनिश। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड, पी एंड एल डेबिट, सेल, ट्रेडिंग क्रेडिट, एडवर्टीजमेंट, पी एंड एल डेबिट, प्रिंटिंग, पी एंड एल डेबिट, कैश इन एंड कैश एट बैंक, both are assets, office expense, P and L debit, interest paid on loan, P and L debit। अरे भैया फैजल साहब, पेड ऑब्लिक रिसीव्ड कैसे लिख सकता है? पेड लिखा होगा तो पी एंड एल डेबिट, रिसीव्ड लिखा हो तो पी एंड एल क्रेडिट, पेड ऑब्लिक रिसीव्ड हो ही नहीं सकता है ना। हाँ बेटा जी, ये बहुत क्लास एडजस्टमेंट है, आरटीपी का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है, मॉड्यूल ने भी दिया है। परचेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न 2575, बस आगे मत पढ़ो। परचेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न 2575, सबसे पहली बात दिमाग में ये आनी चाहिए, सर ये कहना क्या चाहता है। आप याद करिए, चैप्टर पढ़ते समय हमने क्या समझा था, जो चीज एडजस्टमेंट में लिखी है मतलब उसका इफेक्ट बुक में आना रह गया है। जो चीज एडजस्टमेंट में लिखी है उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में आना रह गया, अब आपको उसको फाइनल अकाउंट पर इफेक्ट देना है, ठीक है ना। अब परचेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न 2575, इफेक्ट बताओ सब लोग चैट में, डबल इफेक्ट एक साथ लिखना, आधे आधे मत लिखना। भैया एलियन एनिमी, अगर ट्रायल बैलेंस में रेंट के साथ क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा है तो ये पी एंड एल क्रेडिट में आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही। परचेस से भी लेस और सेल से भी लेस, ठीक है ना। परचेस और सेल दोनों से लेस, ध्यान से देखो क्या लिख रहा है, परचेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न गलती से परचेस में इंक्लूड हो गया, अरे भाई क्यों परचेस में लिखा तूने, हटा परचेस से, परचेस से लेस, और सेल्स रिटर्न में ऐड, तो सेल्स रिटर्न अल्टीमेटली क्या होता है, सेल्स से लेस। ये ट्रिक है इस एडजस्टमेंट की, मतलब जिन्होंने आंसर दिए उनको होप, मतलब होप क्या, श्योर उनको सब समझ में आ गया। जो चुप बैठे वो ध्यान से सुन लो, परचेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को परचेस में इंक्लूड कर दिया। पहली बात तो परचेस में इंक्लूड ही गलत है, परचेस से तो एक शॉट में लेस होगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है। अब ये ओरिजिनल ट्रांजेक्शन क्या है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में चला जाएगा, अब सेल्स रिटर्न फाइनली सेल्स से लेस, इसलिए परचेस से भी लेस और सेल से भी लेस, ठीक है ना। इधर आ जाओ, सेल इंक्लूड परचेस रिटर्न 1725, सेम चीज हो गई ना, सेल्स इंक्लूड परचेस रिटर्न, अब परचेस रिटर्न को सेल में इंक्लूड कर दिया, गलत है भैया, सेल से लेस कर, गलत है, सेल से लेस कर, और फिर इधर परचेस रिटर्न मतलब परचेस से भी लेस कर। तो अब बेटा जी आपको करना क्या है,
दोनों इफेक्ट कॉमन हो गए, तो 2575 और 1725 दोनों को ऐड कर लो। 2575 प्लस 1725 इन दोनों को ऐड कर लिया, कितना आ गया? 4300। अब फाइनली 4300 परचेस से भी लेस और सेल से भी लेस। सर किस नाम से लिखें? रिटर्न। कोई रिटर्न का नाम नहीं लिखना, सिर्फ रिटर्न। परचेस से लेस रिटर्न, सेल से लेस रिटर्न। ठीक बेटा जी। चलो नया एडजस्टमेंट है, लेकिन हमने इसको भी ओवरकम कर लिया। गुड्स विड्रॉन बाय XYZ, ये XYZ की अकाउंटिंग हो रही है, मतलब प्रोप्राइटर। फॉर ओन कंजम्पशन इंक्लूडेड इन परचेस, अंडरस्टूड। परचेस से लेस और ड्राइंग में ऐड। अच्छा, इसको हमेशा ड्राइंग में किस नाम से लिखा हमने? गुड्स ड्रॉन। ठीक है ना? जब भी ये एडजस्टमेंट आए तो ट्रायल बैलेंस वाले ड्रॉइंग को कैश ड्रॉन लिखना और इसको गुड्स ड्रॉन के नाम से कैपिटल से माइनस करना। ठीक है? चलो, wages paid in month of April for installation of machine 450 included in wages। कल ही हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दोनों बैचेस में पॉइंट पढ़ा था। मशीन लगाने की वेजेस मशीन में ऐड होनी थी और इन्होंने वेजेस में ऐड कर दी। इंक्लूडेड इन वेजेस मतलब वेजेस में ऐड है, तो वेजेस से लेस हो जाएगा और मशीन में ऐड हो जाएगा। वेजेस से लेस किस नाम से सर? मशीन के नाम से। मशीन में ऐड किस नाम से? वेजेस के नाम से। ठीक है ना? अब देखो यहाँ, ये मशीन 19550 है। 19550 में 450 ऐड हो गया तो मशीन कितने की हो जाएगी? 20,000। राइट है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 19 को बना है और ये अप्रैल में मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही हो गया है, तो डेप्रीसिएशन लगाते समय ध्यान रखना 20,000 पर पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है? चलो आगे। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग, मतलब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, अंडरस्टूड। सैंपल गुड्स का होता है, सैंपल कभी कैश का नहीं होता है। ठीक है? तो ये आपका परचेस से लेस हो जाएगा और पी एंड एल में डेबिट में आ जाएगा। सर पी एंड एल डेबिट में किस नाम से? सैंपल लिख दो, पब्लिसिटी लिख दो, एडवर्टीजमेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो चलेगा। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2.5%। ठीक है ना? एक ओवरव्यू ले लो। सातवां छठा एडजस्टमेंट आपका डेप्रीसिएशन से रिलेटेड है। सातवें एडजस्टमेंट का डेटर से कोई रिलेशन नहीं है ना? एक दो एडजस्टमेंट बचे हैं तो अपन जाकर देख लो कि डेटर से रिलेटेड कुछ तो नहीं है। नहीं है। अब अपन यहीं पर इसको बना लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बीडीआर आपको बनाना है 5%, डेटर 1,20,000। ध्यान से देखो कौन सा एडजस्टमेंट डेटर को इफेक्ट कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ही नहीं कोई एडजस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट डेटर को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसी 1,20,000 का 5% कितना हो गया? 6,000। 6,000 रुपए यहां से लेस कर दिया। ठीक है? अब नेट डेटर 1,14,000। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बनाना है ना, तो इस 1,14 का 2.5%। 2,850। 2,850 ये दोनों आ गए पी एंड एल डेबिट। ये दोनों पी एंड एल डेबिट, फिर डेटर से लेस। ठीक बेटा जी। डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड प्लांट एंड मशीन 15% पर एनम। बेटा ये वेजेस 400 रुपए आपने अप्रैल में ही पेड कर दी थी, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 20,000 रुपए पर पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा। अगर ये 450 की वेजेस 6 महीने बाद पेड होती, ध्यान रखना, अगर ये अप्रैल के बजाय अक्टूबर लिख देता तो अक्टूबर से मार्च 6 महीने हुए, तो बेटा जी इस 19,550 पर तो पूरे साल का डिप्रेशन लगाते, लेकिन इस 450 पर 6 महीने का लगाते, क्योंकि रेट के साथ पर एनम वर्ड दिया है। फिलहाल
आपका 19,550 का प्लांट और 450 की वेजेस दोनों पहले दिन से है, तो 20,000 का 15%, 3,000 डेप्रीशिएशन इस पर लग जाएगा। फर्नीचर का कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो फर्नीचर पर सीधे 10%, 1,025 रुपए डेप्रीशिएशन लग जाएगा। ये दोनों डेप्रीसिएशन हम पी एंड एल डेबिट में लिख देंगे और रिलेटेड एसेट से माइनस कर देंगे। बोलो आ गया समझ में? अब लास्ट एडजस्टमेंट हमें यहां पर पढ़ना है, ठीक है ना? पढ़ो। बैंक ओडी इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। अरे चार्जर ला दे आईपैड का। बैंक ओडी इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है? जमानत। बैंक ओडी इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक ओडी स्टॉक की जमानत पर मिला है, ठीक है ना? जिन लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है ना, और वो लोग बैंक से ओडी मांगने जाते हैं, तो बैंक बोलती है ला भैया सिक्योरिटी दे, बिना सिक्योरिटी के तेरे को ओडी नहीं दे पाएंगे। अब उसने बोला साहब सिक्योरिटी वगैरह तो कुछ है नहीं, मेरा स्टॉक रख लो। बैंक ने कहा ओके, करा दे जमा स्टॉक। स्टॉक जमा कराने का मतलब स्टॉक बैंक के पास सिक्योर हो जाएगा और बैंक उस स्टॉक के अगेंस्ट ओडी दे देगा। इसको अकाउंटेंसी और फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं हाइपोथिकेशन, ठीक है ना? हाइपोथिकेशन का मतलब होता है गुड्स को सिक्योर्ड करके बैंक से ओडी लेना, ठीक है ना? तो इन्होंने बैंक ओडी स्टॉक की हाइपोथिकेशन पर लिया है। आगे पढ़ो। Bank OD outstanding on 31st March 19 has been considered as 80% of real value of stock, deducting 20% as margin। ये क्या कह रहा है कि बैंक जो है वो स्टॉक वैल्यू का 80% ओडी देती, 20% मार्जिन मनी कम कर लेती है। अगर आप 1 लाख रुपए का स्टॉक बैंक में सिक्योर करके 1 लाख ओडी मांगोगे, तो बैंक 1 लाख का ओडी नहीं देगी, बैंक बोलेगी बस मैक्सिमम 80,000। अरे भैया तूने 1 लाख का स्टॉक आज हमारे पास सिक्योर किया, तू 1 लाख का ओडी मांग रहा है, ये तो स्टॉक है, वोलेटाइल होता है। अरे आज की तारीख में गोल्ड सिल्वर शेयर वोलेटाइल है, आप स्टॉक की क्या बात कर रहे हो? गेहूं चना तो हर दिन कम ज्यादा होता रहता है। कल से तेरे स्टॉक की वैल्यू डाउन हो जाती है और तू पैसा लेकर भाग गया, तो हम क्या करेंगे? हमें तो नुकसान हो जाएगा। तो एक काम कर भैया, तू 1 लाख का स्टॉक रखता है ना, तो हम तेरे को मैक्सिमम 80,000 को ओडी देंगे बस। उसने कहा ओके। तो बैंक क्या करती है? स्टॉक वैल्यू का 20% मार्जिन मनी डिडक्ट कर लेती है, ठीक है ना? अच्छा, अब बचा हुआ 80% ओडी हो जाना चाहिए, नहीं, फिर क्या बोल रहा है? आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ सेम हैज बीन अलाउड एज ओडी। अभी भी बैंक का पेट नहीं भरा भैया, तेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है। तेरे आसपास वाले बोलते हैं भैया पार्टी सो सो है, तो हम भैया 1 लाख के स्टॉक पर तेरे को 80,000 का ओडी भी नहीं देंगे। 80,000 तो हमारा नॉर्म है। अब चूंकि तेरी वो सिबिल, सिबिल होता है ना, क्या भैया लेग हो रहा है क्या? है? नहीं हो रहा है। कुछ को हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है भैया लेग। हो जाए तो बोलना। देखो, बैंक ये यहां तक तो समझ में आ गया ना, 1 लाख रुपए पर बैंक 20% ओडी काट लेता है, 80,000 का ओडी देता है ना? अब ये क्या लिख रहा है फिर से देखो। आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉन एज एन ओडी। अब बैंक क्या करता है? उस 80,000 का भी 80% ही ओडी देता है। क्यों?
बोले भैया तेरी रेपो बहुत अच्छी नहीं यार, तेरे आसपास वालों से जाकर पूछा हमने, तो उनने बोला यार पार्टी ठीक ठीक है यार, बहुत स्ट्रांग नहीं है, और तेरा सिबिल जो है ना वो भी तेरा बहुत अच्छा नहीं है यार, तो हम तेरे को 80,000 भी ओडी नहीं देंगे, हम तो तेरे को 80,000 का 80% ही देंगे। ये कहानी एंड हो गई। कहना क्या चाहते हो? हम्म? कोई बात नहीं बेटा, कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये एडजस्टमेंट क्या कहना चाह रहा है, क्या निकालना है ये बताओ। इस एडजस्टमेंट से फाइन क्या करना है? भैया बैंक ओडी नहीं निकलना है। बैंक ओडी नहीं निकालना है। बैंक ओडी तो दिया है ना बेटा जी। मेजॉरिटी आंसर आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है बेटा जी। ये पूरी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, ठीक है ना? एक बार फिर से पूरा समझा रहा हूं। इस ट्रेडर को ओडी मिला है स्टॉक की सिक्योरिटी पर। हाइपोथिकेशन का मतलब होता है सिक्योरिटी, जमानत। हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक के अगेंस्ट बैंक ओडी लिया है, मतलब स्टॉक को सिक्योर करके बैंक ओडी लिया है। ये बात पहला सेंटेंस है। अब बोल रहा है बैंक ओडी जो कंसीडर्ड ए 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन। अगर आप 1 लाख रुपए का स्टॉक बैंक में जमा करवाते हो, बैंक को 1 लाख रुपए का स्टॉक सिक्योर करते हो, और बैंक से 1 लाख का ओडी मांगते हो, तो बैंक 1 लाख का ओडी नहीं देगी। बैंक 20% मार्जिन मनी कम कर लेती है, मतलब स्टॉक की वैल्यू से 20% कम करके बचे हुए का ओडी देती है। कितना ओडी देगी बैंक? 80,000। ये बैंक के नॉर्म्स हैं। ये 80,000, 1 लाख का 20% मार्जिन मनी डिडक्ट करना बैंक के नॉर्म्स हैं। मोदी जी भी अगर ये ओडी लेने जाएंगे तो बैंक को नॉर्म्स फॉलो करके मोदी जी को ओडी देना है। सही है। अब यहां पर आगे ये बोल रहा है, भैया ये मार्जिन मनी वाला तक का पॉइंट सबको समझ में आ गया? हाँ, बोल देना। हाँ। अब ये क्या बोल रहा है, इस आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू, इस मार्जिन को एडजस्ट करने के बाद 80% ऑफ सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉन एज एन ओडी। इस मार्जिन मनी को डिडक्ट करने के बाद ओडी 80,000 होना था, लेकिन बैंक उसका 80% ही ओडी देती। बैंक उसका 80% ही ओडी देती है। अब यहां एक क्वेश्चन आता है, भैया क्यों? तो कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। कस्टमर का जो सिबिल है वो बहुत अच्छा नहीं है, और जिन लोगों का सिबिल वीक होता है उन लोगों को लोन लेने में, ओडी लेने में बहुत डिफिकल्टी आती है। ये भैया अपना जनरल नॉलेज का पॉइंट है। तो बैंक ने इसकी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से इसको 80% ऑफ 80,000, बताओ 80% ऑफ 80,000 कितना? 64,000। ये ओडी अलाउड किया हुआ है। मतलब इसका जो प्रेजेंट ओडी है वो 1 लाख रुपए पर 64,000 है। ये एक इक्वेशन बनाई मैंने, जैसी आप मैथ्स में बनाते हो, है ना? इन सब को छोटा कर लो।
ठीक है। अब इसको ऐसे प्रेजेंट करना तो अच्छा नहीं लगता है, इसको अपन और छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्लानिंग है ये एडजस्टमेंट अगर बाय द वे आ जाए तो ये वाला कैलकुलेशन पक्का देना चाहिए। लेट बी स्टॉक इज 100, ठीक है ना। लेट बी वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 100। क्या लिखते हो मुझे नहीं मालूम, मैं सपोज लिखते हो या लेट बी लिखते हो, जो भी आप लिखते हो। सपोज किया भैया हमने, ठीक है। लेट बी वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 100, ठीक। अब बैंक मार्जिन मनी काटता है 20%, ठीक है ना। तो ये हो गया मार्जिन, 20% मार्जिन। 100 का 20% कितना हुआ, 20। तो ये 80 आ जाता है ओडी, 80 आ गया ओडी। लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए, इसके लिए क्या है, सिर्फ इसको 80% अलाउ करना है। तो जो प्रेजेंट ओडी है वो कितना है, 80% ऑफ 80, कितना, 64। आप 100 रुपए का स्टॉक रखते हो तो बैंक अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 20% मार्जिन काटता है। मतलब नॉर्मल ओडी 80 मिलता है लोगों को, बाकी सारे लोगों को। लेकिन आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉन एज एन ओडी। तो बाकी लोगों की तुलना में आपको 80% ही मिलेगा, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो 80 का 80% 64। अब यहां पर निकालना क्या है, इसलिए मैंने पहले क्लैरिटी दे दी, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। 64 इज प्रेजेंट ओडी, देन स्टॉक वाज 100। यदि प्रेजेंट ओडी 64 है तो स्टॉक 100 रुपए था, और हमारा प्रेजेंट ओडी कितना, एक्चुअल अमाउंट वाइज 80,000, ठीक है। तो 80,000 एक्चुअल में प्रेजेंट ओडी है, तो स्टॉक कितना होगा, 80,000 इंटू 100 अपॉन 64, ठीक है ना। कितना आ गया, 1,25,000। ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। भैया हाई लेवल के पॉइंट समझने के लिए अपनी ग्रास्पिंग को हाई करना पड़ेगा। हाई लेवल के पॉइंट समझने के लिए अपनी ग्रास्पिंग को हाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक स्टेप के बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपना माइंडसेट बनाकर पढ़ते जाइएगा। कल क्लास में आने से पहले आप ये सोचे कि यार ये तो सब ऊपर से जा रहा है, तो बेटा जी वो आपका गलत डिसीजन होगा, है ना। अब आपको मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन पास्ट एग्जाम्स में आया है। अब इसको स्कैनर ने कैसे समझा रखा है, इसको स्कैनर ने कैसे समझा रखा है, 80,000 इंटू 100/80 इंटू 100/80 कर लो, 1,25,000 आएगा। अब यहाँ बच्चों को बड़ा मजा आता है, अरे यार स्कैनर ने तो डायरेक्ट निकाल लिया। अरे भैया रट्टे तो नहीं लगा यार, बंद कर दे अब तो, समझ जा कि बिना रटने से कुछ नहीं होने वाला है। इंटू 100/80 इंटू 100/80 क्यों, बस हो गया, बात खत्म हो गई। इसलिए बेटा जी थोड़ा से लॉजिक बनाओगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक बेटा। ये दो क्वेश्चंस पूरे पूरे आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप राइटिंग में सॉल्व कर लें। कोशिश करिए, कोशिश करिए कि आप इसको दोनों को कल क्लास में आने से पहले तक सॉल्व कर लें, ठीक है। बट मैं बहुत ज्यादा बर्डन भी आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पढ़ाने के लिए एक ही सब्जेक्ट है, आपके पढ़ने के लिए 5 है। लेकिन आप अगर पॉसिबल हो जाए दोनों करो, एक तो डेफिनेट कर लेना। क्वेश्चन भेज दिए भैया जी, तनु शर्मा जी क्वेश्चन भेज चुका हूं मैं। किसी के ग्रुप पर नहीं आया तो बता दो भैया। ठीक। अब बर्थडे हो गया रे, बंद कर दे अब तो। परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न का अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। कल पार्टी मिलेगी या नहीं है मैं नहीं श्योरिटी से बोल रहा हूँ, लेकिन पार्टी पक्का दूंगा यार, पक्का दूंगा मैं।
पक्का दूंगा। ठीक। नहीं, मैं नहीं भूला, तुम भूलने ही नहीं दोगे मेरे को पार्टी का। नहीं, रिजल्ट वाले दिन से पहले ही हो जाएगी। ठीक है, चलो, पार्टी पक्का होगी। चलो, गुड नाइट। कल आना भैया, सब लोग ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे।